किसी लड़के के साथ होने वाली सबसे किस्मत वाली चीज शायद ये हो सकती है कि उसकी एक्स उसे छोड़ दे और फिर उसे नदी के किनारे एक बेबस लड़की बेहोश हालत में मिल जाए। वो बहुत छोटी और नाजुक लग रही थी, जैसे अंधेरे में भुलाई हुई कोई आवारा बिल्ली। एक हाथ आगे बढ़ाकर वो लड़खड़ाते हुए किसी कार को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। हेल्प मी, इन दो शब्दों को बोलने के लिए उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगा दी। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर धीरे से जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसके पास झुककर बैठ गया। उसकी सांस चेक करते समय मेरी उंगलियां कांप रही थीं, अभी भी जिंदा थी। पास से देखकर मैं आखिरकार उसे साफ देख पाया। उसका चेहरा नाजुक ओवल शेप का था, लेकिन वो खतरनाक हद तक पतली थी। गिरने की वजह से उसकी ओवरसाइज्ड हुडी का चौड़ा कॉलर एक तरफ खिसक गया था, जिससे उसकी कॉलर बोन का थोड़ा हिस्सा और हल्की मुलायम स्किन दिखाई दे रही थी। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। हे, तुम ठीक हो? क्या मेरी आवाज सुन सकती हो? मैंने जल्दी से उसके गाल थपथपाए। उसकी स्किन बर्फ जैसी ठंडी और रेशम जैसी मुलायम थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धत्त, ये सच में बेहोश हो चुकी थी। सोचने का समय नहीं था। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर गया, नर्सेज ने मुझे बेहोश लड़की को उठाए देखा और तुरंत मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गई। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, नदी के पास मिली, अचानक गिर गई। लड़की का खूबसूरत चेहरा देखकर नर्सेज उसकी तारीफ करते हुए आपस में फुसफुसाने लगी, फिर शक भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। कुछ जांचों के बाद डॉक्टर ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? मैंने जल्दी से कहा। मैं स्ट्रेंजर हूँ, बस बताइए डॉक्टर, हालत कितनी खराब है? सीवियर एनीमिया है, जिससे कार्डियक एपिसोड ट्रिगर हो गया। इसे तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए। डॉक्टर का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने शक से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। सच में सिर्फ स्ट्रेंजर हो? कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने इसे छोड़ दिया हो? फिर बोला, ठीक है, जाओ पेपर वर्क पूरा करो, डिपॉजिट चाहिए। मैंने फोन निकाला और याद आया कि अकाउंट में सिर्फ कुछ हजार युएन ही बचे थे। फैमिली से झगड़े के बाद पैसे आना बंद हो गए थे। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, कितना? डॉक्टर बोला, शुरुआत 5000 से करो। मैंने झुंझलाकर जीभ से आवाज निकाली और भारी मन से कॉन्टैक्ट्स स्क्रॉल करने लगा। मैं आखिर किसे कॉल करता? मेरा सबसे अच्छा दोस्त गेब भी मेरी तरह कंगाल था। मैं किसी को परेशान भी नहीं करना चाहता था। ऊपर से संडे था, स्टॉक मार्केट बंद थी, ऑनलाइन लोन लेने का सवाल ही नहीं होता। डैड बहुत पहले मेरे सारे बोरोइंग चैनल्स बंद कर चुके थे। मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटे उस पीले चेहरे को घूरते हुए अपना जबड़ा भींच लिया। क्या मुझे सच में वापस घर जाकर झुकना पड़ेगा? कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद मैं एक कोने में गया और कॉल मिलाया। डैड, मैं हूँ। अपनी बेबसी पर कड़वी मुस्कान आ गई। मुझे 10,000 युएन उधार चाहिए, इमरजेंसी है। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही, फिर ठंडी सपाट आवाज आई। तो आखिर तुम्हें याद आ ही गया? अफसोस, घर लौटने के लिए नहीं, पैसे के लिए। स्टॉक मार्केट में सारा पैसा फंसा दिया गया। और अब याद आया कि तुम्हारा एक बाप भी है। वापस आ जाओ और फैमिली बिजनेस संभाल लो। कार्स, मैंशंस, वुमेन, जो मेरा है सब तुम्हारा है। मैं काफी देर तक चुप रहा। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मुझे वो नहीं चाहिए, और इस बार बात पैसों की नहीं है, एक लड़की को बचाना है। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई, फिर अचानक फोन बजा। अकाउंट में 50,000 युएन आ चुके थे। मैं स्क्रीन को हैरानी से देखता रह गया, फिर थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। बूढ़ा आदमी कभी नहीं बदलता, बाहर से सख्त, अंदर से नरम। डिपॉजिट भरने के बाद मैं इमरजेंसी रूम के बाहर बेंच पर गिर गया और धीरे धीरे बीतते सेकंड्स को देखने लगा। वनेसा की तीखी आवाज फिर मेरे दिमाग में गूंजने लगी। ईथन, तुम खुद का ख्याल तक नहीं रख सकते, मुश्किल से अपनी जिंदगी चला रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लायक हो? मैं भी कितनी अंधी थी जो तुम्हारे जैसे कंगाल लूजर से प्यार कर बैठी। मैं छत की तरफ देखते हुए डिसइंफेक्टेंट की तेज गंध में सांस भरता रहा और सोचने लगा, वो रिश्ता कितना बड़ा मजाक था। आखिर मैं उससे प्यार किस बात का करता था? पता नहीं कितना समय बीत गया, फिर आखिर इमरजेंसी रूम के ऊपर की लाइट बंद हो गई।